गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बस 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं अभी। वेस्ट होना चाहिए। चलो, सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हमारे टॉपिक दैट इज कोया कम्युनिटी कंजर्वेशन इनिशिएटिव फॉर इंडिया, इंडियन बाइसन, फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, FMFPE, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड TDF स्कीम, इसके बाद इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम, global partnership on AI summit, IUCN updated red list and unveils concerns, Supreme Court stresses nexus in state emergency declaration, what is a smooth coated otter, और उसके बाद UI initiative update। इसमें कुछ खास तो नहीं है, ये तो कल किया था। हाँ, दोबारी पता नहीं क्यों आ गया ये। चलो आगे चलते हैं। चलो बेटा, कोया कम्युनिटी कंजर्वेशन इनिशिएटिव फॉर इंडियन बाइसन। कोया कम्युनिटी की क्या खासियत है? इंडियन बाइसन जो है उसके ये लोग सिंग यूज करते हैं अपने हर फेस्टिवल के अंदर। उसके साथ साथ ये एक खास किस्म का एक हॉर्न टाइप का है ये जो बजाते हैं। तो दे सेड कि अब हम लोग इसको जो बाइसन के सींग से अब नहीं बनाया करेंगे। कम्युनिटी के अंदर जो बाइसन के जो सींग है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, इस करके उनके जो कंजर्वेशन के लिए प्रोसेस के लिए फिर ये ना उनकी किलिंग प्रमोट होती है, जैसे भी समझो। तो दिस सेड कि अब हम लोग इसको इस ये जो खास कर इनका हॉर्न टाइप का इसको नहीं बनाएंगे अब। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन यूपीएससी की नेचर जो है वो इस तरह की चीजों से कम्युनिटी के क्वेश्चन पूछते हैं, कम्युनिटी की लोकेशन पूछती है, जो यूपीएससी का ट्रेंड है। In the commendable efforts by the protector of Indian bison within their forested domain, the native Koya community residing in the Papikonda Hill range of Andhra Pradesh, so and undertaken a remarkable shift by forsaking the use of bison horns in the crafting of their traditional flute known as पारमा कोरे। अब कोरे होगा या कोर होगा, थोड़ा बहुत हमारे बोलने में आगे पीछे हो सकता है, पर जहां तक मुझे लगता है ये पेरमा कोरे ही है। तो पेरमाकोरे ये इनका खास किस्म का फ्लूट है जो इसके बाइसन के सींग से बजाते हैं, और इनके डांस वांस भी हैं, ये देखो यहाँ पर भी। तो डांस के लिए खास ओकेजन्स हैं जहां पर इस तरह के ये जो हॉर्न है इनको यूज करती है, बाइसन हॉर्न को। तो ये वो क्योंकि गोंडवाना लैंड का पार्ट है, तो गोंड कम्युनिटी वो सारी कम्युनिटीज उसी इलाके के अंदर, जैसे ज्योग्राफी में हम लोगों ने गोंडवाना लैंड पढ़ा है, तो वैसे ही गोंड के आसपास की कम्युनिटीज हैं। तो इस कम्युनिटी का नाम कोया कम्युनिटी है। Koya people stand out one of the rare multi-ethnic and multilingual tribal group in India. Their settlements span across the forest plains and valleys on both banks of Godavari River, which meanders through Andhra Pradesh. Additionally, a significant number reside in the states of Madhya Pradesh and Odisha. अब आपको ये करना है, गोदावरी जो रिवर है उसका ओरिजिन पॉइंट कहां पर है बताओ जरा। व्हाट इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ रिवर गोदावरी? कहां से स्टार्ट होती है? हम लोगों ने किया हुआ है,
ओरिजिन पॉइंट ऑफ रिवर गोदावरी, सबसे लंबी रिवर कौन सी है साउथ इंडिया की, पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी रिवर? उसी सीक्वेंस में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। बट गोदावरी का ओरिजिन पॉइंट क्या है? अरे सतपुड़ा कैसे होगा, सतपुड़ा तो ऊपर रह गया, विंध्या के नीचे सतपुड़ा, उसके साथ हरिश्चंद्र रेंज, तो इसका मतलब गोदावरी पक्का है कि ऊपर से तो नहीं है। गोदावरी तो भाई वेस्टर्न घाट से है, गोदावरी कहाँ घुसेड़ रहे हो सतपुड़ा में, वेस्टर्न घाट से है गोदावरी। और गोदावरी का ओरिजिन पॉइंट क्या है? अरे नीतू कहाँ, गंगोत्री ग्लेशियर से तो बेटा गंगा निकलती है, गंगोत्री से गंगा, गोदावरी नहीं। हाँ त्र्यंबकेश्वर, वेरी गुड, त्र्यंबकेश्वर कौन सी स्टेट में? महाराष्ट्र, त्र्यंबकेश्वर, ठीक है। गोदावरी में मिलने वाली, साउथ से आने वाली एक ही रिवर है, कौन सी? साउथ से मिलने वाली गोदावरी में एक ही रिवर है। फॉर्मूला किया था हम लोगों ने क्लासरूम में, गोदावरी में मिलती पेनगेन, गंगा, वर्धा, इंद्रावती, दक्षिण से मिले मंजारा तो आ जाए नजारा, तो साउथ से आने वाली रिवर एक ही, मंजारा, ठीक। तो गोदावरी, तो जहां जहां से गोदावरी क्रॉस करती है वहां वहां the settlements span across the forest plains in the valley of both banks in Godavari river which meanders through the Andhra Pradesh. Additionally, a significant number reside in the states of Madhya Pradesh and Odisha. The spiritual belief center around the conviction that their primary deity dwells within the cave of Bastar region. अच्छा ये बताओ फिर कि गोदावरी की उड़ीसा की मेजर रिवर कौन सी है, या मेजर रिवर कौन कौन सी हैं उड़ीसा में? ये क्वेश्चन ना बेटा जाके आप लोग खुद से क्रिएट करो और खुद से उसके आंसर लिखो, एक ही जगह के ऊपर रिवर सारी कर लो, कौन सी रिवर का ओरिजिन पॉइंट क्या है और किस रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। ओब, जोंक, मंड, तेल, हसदो, स्योनाथ किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? एब, जोंक, मंड, तेल, हसदो, स्योनाथ किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? एब, जोंक, मंड, तेल, हसदो, स्योनाथ। चलो चेक करना जाके, आज सारी रिवर्स करो एक बार फिर दोबारा, इंडियन रिवर जाके एक बार फिर, जहां जहां से क्या ओरिजिनल पॉइंट क्या है, हाथ से बनाओ रिवर को, बनाई हुई है आप लोगों ने, डायग्राम किया हुआ है, हाथ से बनाई हुई है आप सब लोगों ने रिवर्स। उसके बाद जाके उसको रिकॉल करो बस एक बार। The Koya people stand out, one of the rare communities. उसके बाद forest plains and Godavari river which meanders through the Andhra Pradesh. और गोदावरी रिवर अगर meander करती है आंध्र प्रदेश के अंदर, तो why the river meanders? अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन है, why the river meanders? रिवर जब अपनी ओल्ड एज स्टेज में होती है तब रिवर meander करती है, रिवर शैलो हो जाती है, और उस एरिया में हम लोगों ने, आप लोगों को याद होगा बेटा, हाँ महानदी, ठीक है, उपजोंग, मंडतेल, महानदी। अब जब रिवर मियंडर करती है उसके साथ साथ एक एस्पेक्ट और है यहाँ पे कि वहां पर हम लोगों ने आंध्रा के अंदर, आंध्रा प्लेन के अंदर, आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने मैदान लिखा था, मैदान। वो जाके चेक करना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैदान, उस एरिया के अंदर क्यों है मैदान। चलो कोया पीपल, उसके बाद गोदावरी रिवर विच मियंडर थ्रू द आंध्र प्रदेश। एडिशनली, इसी तरह से बेटा क्वेश्चन बनाने का तरीका ये होता है, अंदर 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 खुद से क्वेश्चन बनाओ, ये क्या बना, इसके बाद कौन सा है, तो क्वेश्चंस वही हैं जो बार बार घूम घूम के आएंगे। अगर इससे क्वेश्चन पूछ रहा है ये ना कि आपके हाथ पैर ठंडे हो जाएं, ठीक है ना, तो खुद से क्वेश्चन क्रिएट करते रहो।
कई बार ही होगा, हम लोग करंट अफेयर की क्लासेस में एक टॉपिक 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार भी रिपीट हो सकता है। वो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब वो न्यूज में छोटा मोटा आया तो हम लोग उसका क्वेश्चन बना लेंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे। तो उस कंडीशन में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खुद से क्वेश्चन क्रिएट करो। गोदावरी रिवर तो which meandered through Andhra Pradesh. Additionally, a significant number reside in the states of Madhya Pradesh and Odisha. Their spiritual beliefs center around the conviction that their primary deity dwells within the caves of Bastar region. अब बस्तर रीजन कहां पड़ता है? किया हुआ हम लोगों ने। बस्तर कहां पर है? माइंस कौन सी है बस्तर के अंदर? हाँ यस, प्लेन एरिया। बस्तर के अंदर माइन कौन सी है? किस चीज की माइन है? ठीक है, अब जाके इसको चेक करना बेटा। और उत्कल प्लेन कहां पे आता है? उसके नीचे नॉर्दर्न सरकार, ये सब जाके एक बार चेक करना अपने अंदर। उसके अंदर एडिशनली अ सिग्निफिकेंट नंबर रिजाइड इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, ओडिशा। द स्पिरिचुअल बिलीफ सेंटर अराउंड द कन्विक्शन दैट their primary deity dwells in the caves of Bastar region. The Koya community predominantly communicates in Gondi, जो लैंग्वेज है इनकी, गोंड लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। तेलुगु along their native कोई लैंग्वेज, कोई closely linked to the Gondi, गोंडी गोंडवाना लैंड और गोंड ट्राइब वहां की, और exhibits a marked influence through Telugu. और हिस्ट्री में आप लोग जाके चेक करना, गोंड इलाके के अंदर ट्राइबल रिवोल्ट कहां पे हुआ है, क्या नाम था उस ट्राइबल रिवोल्ट का, जो हिस्ट्री कर चुके हैं। Traditionally livelihoods, historically the Koya people engage in the pastoralism and shifting cultivation. And what is shifting cultivation? उसको जाके भी देखो। What is shifting cultivation? एक जगह चलते हैं, दूसरी जगह आते हैं, क्यों करते हैं? सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जंगल जलाते हैं, ठीक है। और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर कौन कौन से एरिया थे जहां पर जंगल लॉज बैन किए थे गवर्नमेंट ने, जंगल लॉज इंपोज किए थे, सॉरी, उन्होंने उसके अगेंस्ट जब महात्मा गांधी ने मूवमेंट शुरू की थी सिविल डिसोबीडियंस, उस केस में उन लोगों ने जंगल लॉज की वायलेशन की थी, उसको भी लिंक करना हिस्ट्री में वहां जाके। तो इन कंटेम्पररी टाइम्स दे हैव ट्रांजिशनड टू सेटल्ड कल्टीवेशन कॉम्प्लीमेंटेड बाय एनिमल हस्बेंड्री एंड सीजनल फॉरेस्ट हार्वेस्ट, नोटेबली दे इरेक्ट menhirs and memorials for the departed. The Koya community integrated bison horns into two significant cultural expressions. The Komu Koya dance, ये डांस के बारे में हमने डिस्कस किया। Komu Koya dance, where two bison horns embellish the headwear and the paramukore flute crafted from a single horn. तो यहाँ पर डांस के टाइम पे दो हॉर्न पहने जाएंगे और अदरवाइज ये सिंगल हॉर्न होगा, सिंगल हॉर्न इसका जो बाइसन का। तो paramukore flute crafted from a single horn, they proudly preserve their diverse heritage to vibrant dance and music, integral components of their festival and rituals. Many of their deities are female, with the prominent one being is Mother Earth. तो पॉलिटिकल मिला के नेचर वर्शिपर्स हैं और मदर अर्थ जो है उसकी मेन वर्शिप करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, PMFPE, इनिशिएटिव अंडर प्राइम मिनिस्टर पैट्रोनेज। रीसेंट डेवलपमेंट, कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको, और रिवर से कनेक्टेड उसके वाला जो मिसिसिपी वाला। द नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा एंड MCG एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ रिवर सिटी अलायंसेस, the formalized a collaborative effort through the signing of the Memorandum of Common Purpose, MOCP, and Mississippi River Cities Town Initiative, the MCRTI. Mississippi River Cities Town Initiative represent 124 cities and towns situated along the banks of Mississippi River in USA. चलो अब क्या दें, ओवरव्यू ऑफ फॉर्मलाइजेशन स्कीम ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। क्या है ये? The initiative known for formalization of micro food processing enterprises scheme is a centrally sponsored program. किसके लिए बेटा? अब यहां पे याद रखो किसके लिए है। फॉर्मलाइजेशन, फॉर्मल करना उसको, किसको? माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस को, माइक्रो लेवल के ऊपर। स्कीम, इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंटर का रोल ज्यादा है। लॉन्च इन ईयर 2020, इट इज सेट टू ऑपरेट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 years, 5 साल के लिए बनी है, 21 में आई थी। स्पैनिंग फ्रॉम 2020 to 21 to 24-25 with a substantial allocation of rupees 10,000 crore. The primary aim is to support 2 lakh micro food processing enterprises. 2 लाख के आसपास माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। अब क्योंकि सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, अब इसके फीचर देख लो बेटा। 1 district 1 product,
PM formalization of micro food processing enterprises scheme, one district, one product, support of common infrastructure, support of FPO cooperative and individuals, micro food enterprises, seed capital for seed self-help groups, training and research support, support for capacity building, branding and marketing support. एक पर्टिकुलर एरिया का एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा, गवर्नमेंट कह रही है आप बनाओ, स्टार्ट करो, हम आपके साथ बैठे हैं माइक्रो लेवल के ऊपर, और उसी में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी आ जाते हैं, फीमेल के सेल्फ हेल्प ग्रुप. अब द स्कीम फॉलोज डिस्टिंक्ट फंडिंग रेशियोज बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन. हर स्कीम के लिए ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट होती है, उस स्कीम को मिलने वाले फंड भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे. अब नाउ द पॉइंट इज, जो एरियाज ऐसे होंगे जहां पर एक्सेस करना जहां इजी नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है वहां पर हम पार्टिसिपेट करेंगे. जो प्लेन एरियाज हैं जहां एक्सेसिबिलिटी पॉसिबल है, तो वहां पर कह रही है कि आप स्टेट पार्टिसिपेट करो. ठीक, थोड़ा पार्टिसिपेशन, ज्यादा पार्टिसिपेशन हम करेंगे, थोड़ा पार्टिसिपेशन स्पेस भी करे, स्टेट भी करे. नाउ ना 90-10 रेशियो अप्लाइड इन नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स. अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न या हिमालयन स्टेट्स में रहते हैं, ठीक है, और फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हो, माइक्रो लेवल के ऊपर आप काम करते हैं. माइक्रो लेवल क्या है? अचार है ना, मुरब्बे और उसी तरह से मिलती जुलती चीजें, घी, तेल, कुल्लू का तेल. अभी रिसेंटली यहाँ पर लुधियाना में लगा था सरस मेला, तो सरस मेला में वो तेल बेच रहे थे लाके अपने अपने गांव से, है ना. व्हाट इज दैट? वही एफएमसीजी छोटे लेवल के ऊपर, माइक्रो लेवल के ऊपर आप काम करो, हम आपके साथ बैठे. तो पकौड़े बना रहा है, को बढ़िया बना के दे रहा है अपने इलाके के, जैसे अमृतसर के इलाके की बढ़िया फेमस है ना. तो लुधियाना का कुछ ना कुछ यहाँ का कुछ फेमस होगा, या फिर कोई प्रोडक्ट है स्पेसिफिकली, वो शॉल वगैरह जो घरों में बनती है, ये वो. पर यहाँ पर तो फूड प्रोसेसिंग की बात है ना, तो वहां पर जो भी आप जिस लेवल के ऊपर फूड प्रोसेसिंग करो, तो गवर्नमेंट कह रही हम पार्टिसिपेट करेंगे. 90% रेशो जो होगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमालयन स्टेट्स के अंदर, 90% रेशो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी और 10% स्टेट गवर्नमेंट से पे करवाएगी पार्टिसिपेशन फंड के लिए, है ना, ताकि आप यूनिट लगाओ और इसमें हम लोग पैसा पे करेंगे आपको. यूटी एंड लेजिस्लेचर विटनेस 60-40. यूटीज में with the legislature witness 60-40 ratio, with the central contribution 100% to other UTs. 60-40 ratio is maintained between the center and state government on other states. तो UT is legislature. legislature कौन कौन सी UT में बेटा? दिल्ली एंड पुडुचेरी. तो यहां पर रेशो 60-40 रहेगी, with the central contributing 100% of other UTs. बाकी की UTs जितनी है चंडीगढ़ वगैरह में 100% कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा. ठीक, 60-40 रेशियो मेंटेन्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर अदर स्टेट्स. बाकी स्टेट्स में वही यहां वाला मामला 60-40, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगा और 40% स्टेट गवर्नमेंट देगा, ताकि ऐसे यूनिट्स डेवलप किए जा सके. कौन से यूनिट? दैट इज FMFPE. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम क्या है? द FMFPE scheme is strategically designed to enhance the capabilities of micro enterprises. The key objective includes क्या क्या है? Facilitating increase to access the credit for existing micro food processing enterprises, farmer producer organizations, self-help groups, and cooperative, integrating with micro enterprises into the organized supply chains through reinforcement of the branding and marketing strategies. Providing store support for the transition of existing 2 lakh enterprises into the formal framework. Enhancing access to common services such as processing facilities, laboratories, storage, packaging, मार्केटिंग एंड इंक्यूबेशन सर्विसेज. तो सारा काम उस सबके लिए सरकार फंड प्रोवाइड कर रही है. एनहांसिंग एक्सेस टू कॉमन सर्विसेज सच एज प्रोसेसिंग. ठीक है, आप वो सरसों खरीद लाए, उसकी प्रोसेसिंग कर रही है, अब उसकी आपने वो तेल निकालना है सरसों का. ठीक, और उसके बाद लेबोरेटरीज, आपको रिसर्च करनी है किसको मिला के क्या होगा. प्लस स्टोरेज, पैकेजिंग, मार्केटिंग करनी है, इंक्यूबेशन सर्विसेज, स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग in the food processing sector, argument services for the professional and technical support for enterprise. इन सब के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके फंड प्रोवाइड कर रही है, ताकि माइक्रो लेवल के ऊपर इनको स्टार्ट किया जा सके. यहाँ पे क्या है? स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस. टोटल आउटले 10,000 करोड़ है, 2 लाख करोड़ रुपए FPO वगैरह के लिए है. उसके बाद एक्सपेक्टेड टू जनरेट 9 लाख स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जॉब्स टू बी इंप्लीमेंटेड ओवर 5 ईयर, 20 to 21 से 24-25 तक है. क्लस्टर अप्रोच है, फोकस ऑन पेरिशेबल. यस, तो हर इलाके की अपनी अपनी खासियत है. उसके बाद क्रेडिट लिंक सब्सिडी. माइक्रो एंटरप्राइजेस फॉलिंग अंडर द स्कीम विल बेनिफिट फ्रॉम अ क्रेडिट लिंक सब्सिडी अमाउंटिंग ऑफ 35% ऑफ एलिजिबल प्रोजेक्ट. कॉस्ट कैप ₹10 लाख तक की कॉस्ट होगी जिसकी. द बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन मिनिमम ऑफ 10% विद द रिमेनिंग बैलेंस कवर्ड थ्रू अ लोन. तो बाकी पैसा लोन के थ्रू पे किया जाएगा.
support of FPO, SHGs, cooperatives. The scheme extends support for SHGs, self-help groups, by providing seed capital of rupees 10 lakh per self-help group. एक self-help group को 4 लाख रुपए तक मिलेगा, ठीक. Earmarked by the loans of members, working capital and small tools. Additionally, grants are allocated for the backward forward linkages. Common infrastructure, backward forward linkages बताया ना, सीड के वहां से लेके उगाने से लेके मार्केटिंग तक का प्रोसेस. तो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, पैकेजिंग, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग. तो बहुत सारी जगहों पर हम लोगों ने देखा है कि जैसे लिज्जत पापड़ है, तो व्हाट इज लिज्जत पापड़, ये भी कोऑपरेटिव है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है लिज्जत पापड़. अमूल क्या है, कोऑपरेटिव है, ठीक. तो कोऑपरेटिव यहां करते करते यहां तक पहुंच गए आज, ठीक. तो ऐसे ऐसे करके सरकार अगर सपोर्ट करेगी तो कई सारी जगहों के ऊपर कुछ स्पेशल प्रोडक्ट है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट, जैसे हमारे सर की बढ़िया पंजाब के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बाकी जगहों के ऊपर और कुछ ना कुछ तो होगा खाने पीने का. द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज स्पीयरहेड द FMFPE इनिशिएटिव ओवरसीइंग द स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन. अभी तक जितनी हम लोगों ने स्कीम्स पढ़ी, आप सब लोग स्कीम को पढ़ के आप रियलाइज कर चुके हैं, तो गवर्नमेंट का फोकस जो है वो माइक्रो लेवल के ऊपर इंडस्ट्री को प्रमोट करने का, और सरकार उसको बहुत प्रमोट कर रही है. देन उसके बाद टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, TDF कहते हैं इसको. The innovation advances through the technology development fund, TDF scheme. मोटे तौर पर what is the scheme? Scheme ये है कि इंडियन कंपनीज को, प्राइवेट कंपनीज को प्रमोट करो सरकारी कंपनी के साथ मिला के, ताकि हमें वेपन जो है या फिर जो भी जिस भी तरह की वेपनरी है, वो गन्स हैं, पिस्टल्स हैं, तोप के गोले हैं, अलग तरह से तोपें हैं, वो सब कुछ इंडिया में बने. तो उसके लिए कल्याणी ग्रुप जैसे है, महिंद्रा है, टाटा है, पहली चीजें हम इंपोर्ट करते थे, अब यहां पर खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. तो महिंद्रा ने रिसेंटली एक गाड़ी बनाई है जिसको अब हम लोग उसको कंपेयर तो नहीं कर सकते जो उनकी अमेरिका की हमर है, बट जितनी इंडिया की रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से वो सफिशिएंट है, ठीक. बड़े इंजन लगाए हैं उसने, बुलेट प्रूफ गाड़ियां बनाई हैं. तो हम लोगों को रियलाइज हुआ जब हम लद्दाख में पहुंचे तो वहां पर चाइनीज अपनी गाड़ियां लेके आए हुए थे. तो इनको रियलाइज हुआ नहीं, इन्होंने कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि कल्याणी ग्रुप और बाकी के जो भी ग्रुप्स हैं लोकल लेवल के ऊपर जो भी काम कर सकते हैं, उन सबको कहा कि आप हमारे साथ मिलके आओ, कोलैबोरेशन करो, हम लोग मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं इंडिया में ही, इंडिजीनियस प्रोडक्ट, मतलब पैसा बाहर नहीं जाए. Recent revelations of Lok Sabha and the Union Raksha Rajya Mantri have highlighted the successful development or realization of 16 defense technologies within the ambit of Technology Development Fund, TDF scheme. Overview of the TDF या Total Development Fund scheme, TDF क्या है? Envisage of flagship initiative of Ministry of Defense and executed by DRDO. The Technology Development Fund TDF scheme operates under the Make in India initiative. ठीक है. और जिसे रिसेंटली हम लोगों ने डिस्कस किया था, उससे पहले गवर्नमेंट ने मतलब DRDO ने मिलकर बनाया था इन लोगों ने अर्जुन टैंक, और अर्जुन टैंक के बाद हम लोगों ने एक छोटा टैंक थोड़े दिन पहले डिस्कस किया था. क्या नाम था उसका? क्या नाम था छोटा टैंक डिस्कस किया बेटा थोड़े दिन पहले हम लोगों ने? एक छोटा टैंक हमने डिस्कस किया, टैंक से छोटा है, जिसका 26 टन वेट है और प्लस माइनस 10% हमने डिस्कस किया था. क्या नाम था उस टैंक का? जोरावर. याद होगा आप लोगों को, थोड़े दिन पहले हम लोगों ने किया जोरावर टैंक, स्मॉल टैंक का 26 टन का, वो भी इसी स्कीम के अंदर ही है, ठीक. द TDS scheme is strategically designed with the following primary objectives: the provision of grant and aid to Indian industries including micro, small and medium enterprises and the startups, as well as academic and scientific institutions. This is aimed at fostering the development of defense and dual use technologies that are currently not available within the Indian defense industry. ठीक. तो दोनों तरफ उसका यूजेज हो सके, डिफेंस में भी हो सके और सिविलियन हो तो वहां पर भी, या मतलब ये कि मल्टीपल यूजेज के लिए चीजें बनाई जाए. तो उसी में अमेरिका ने जो बनाई थी हमर टाइप की जीप जो है, वो लोग आम भी खरीदते हैं और आर्मी में तो यूज होती है वो. सो कोलैबोरेशन विद द प्राइवेट इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलरली MSME एंड स्टार्टअप्स, टू इंस्टिल a culture of design and development of military technology, providing them essential support through grant and aid. अगर किसी ने किसी प्रोडक्ट को तैयार कर लिया, बना लिया, पर उसको फंड चाहिए उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए,
या उसको बड़े लेवल के ऊपर उसको तैयार करने के लिए, तो फंड विल बी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर टीडीएफ स्कीम। तो फोकस ऑन रिसर्च, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ niche technologies, particularly those being developed for the first time in the country. Creation of a collaborative bridge among the armed forces, research organizations, academia, qualifying, certifying agencies, and private sector entities. Support of futuristic technologies with the proof of concept. कि इनका अपना concept है, proof of concept, facilitating their transformation into prototypes. तो पहले प्रोटोटाइप बना के दिखाएंगे, तो उसके बाद फिर बड़े लेवल के ऊपर ही बन जाएगा। फंडिंग सरकार कर देगी। फंडिंग मैकेनिज्म क्या कहता था? फंडिंग मैकेनिज्म ऑफ द टीडीएफ स्कीम इन्वॉल्व्स द प्रोविजन ऑफ ग्रांट टू द इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स विद अ कॉस्ट अप टू रुपीस INR 10 crore within considered to be the funding with a maximum coverage of 90% total project cost, collaborative efforts with academia of research institutes, and encourages, although the work involvement of academia cannot exceed 40% of total project cost. ठीक है। सो फंडिंग मैकेनिज्म क्या कह रहा है इसमें? टीडीएफ स्कीम के अंदर प्रोविजन ऑफ ग्रांट ऑफ इंडस्ट्री प्रोजेक्ट विल कॉस्ट अप टू INR Indian rupees 10 crore will be considered for funding with a maximum coverage of 90% total project cost. तो 10 करोड़ रुपए तक प्रोजेक्ट को दे देंगे, 90% तक कॉस्ट वो बियर करेंगे। उसके बाद collaborative effort with academia on research institutions and encourage, although the work involvement of academia cannot exceed 40% for the total project cost. अब यहाँ पर जो अकेडमीज हैं, यहाँ पर जो छोटे लेवल जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको कहेंगे आप इनके साथ कोऑपरेट करो और इनको बनाने में हेल्प करो। देन उसके बाद प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, द टीडीएफ स्कीम ऑपरेट्स विद इन अ डिफाइंड टाइमलाइन विद अ मैक्सिमम डेवलपमेंट पीरियड ऑफ 2 years. This emphasis is on time-bound approach ensures efficient and effective progress in the research, design and development of cutting-edge technology. The successful realization of 16 defense technologies stand as a testament to the TDF scheme efficiency in the fostering innovation, collaboration and indigenous development of critical technologies for national defense. और recent उसी का एग्जांपल है कि टाटा is trying to make the trucks for Indian Army. इससे पहले तक हम लोग ट्रक खरीदते थे वो टेट्रा के होते थे। टेट्रा शायद यूक्रेन की कंपनी है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, पर उसके मल्टी एक्सल ट्रक आते हैं। मतलब हमारे यहाँ पर ट्रक बनते हैं मैक्सिमम 4x4, वो 8x8, 16x16, मतलब हर टायर जो है उसका वो गियर लगता है, हर टायर इंडिविजुअली घूमता है उसका। तो 16x16, 18x18 इस तरह के आर्मी ट्रक बनाते हैं। अब टाटा भी वही काम कर रहा है, टाटा बना रहा है आर्मी के लिए ट्रक, है ना। तो अगर ये बना रहा है प्लस उसके साथ डीआरडीओ की सपोर्ट हो जाए या बाकी की जो ऑर्गेनाइजेशन उनकी सपोर्ट हो जाए, उसी के तहत हम लोगों ने रिसेंट में ड्रोन बनाने के लिए फोकस किया है। तो उसी में कल्याणी ग्रुप जो है वो तोपे बना के दे रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गन्स बफोर्स टाइप की जो गन्स है कल्याणी ग्रुप बना के दे रहा है। और उसमें कई सारे डेवलपमेंट है, उन मिला के यही कि 2 साल तक का पीरियड होगा, फंडिंग 10 करोड़ रुपए तक की फंडिंग पर प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट करेगी। 2 साल तक का टाइम, 10 करोड़ तक की फंडिंग। नहीं बेटा, छोटी अकेडमीज नहीं, जो सरकार की तरफ से, ऑल्दो द वर्क इन्वॉल्वमेंट ऑफ एकेडमिया कैन नॉट एक्सीड 40% टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो 40% प्रोजेक्ट कॉस्ट 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। टोटल कॉस्ट होगी 90% तक गवर्नमेंट पे करेगी। यहाँ पर देखो ना बेटा, हमने ये देखा है अप टू फंडिंग अप टू 10 करोड़ पर प्रोजेक्ट, 10 करोड़ रुपए एक प्रोजेक्ट के लिए पे करेंगे। और उसके बाद फंडिंग विद मैक्सिमम कवरेज ऑफ 90% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। 10% तो उनको खुद करना पड़ेगा, 90% तक कहते हैं हम लोग कॉस्ट पे करेंगे। कोलैबोरेटिव एफर्ट्स विद एकेडमिया और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिया और रिसर्च इंस्टीट्यूशन दोनों मिलके आर एनकरेज्ड, ऑल्दो द वर्क इन्वॉल्वमेंट ऑफ एकेडमिया, जो एकेडमी जो काम करेगी, कैन नॉट एक्सीड 40% टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो 40% मान लो डीआरडीओ बना रही है, तो डीआरडीओ के साथ मिलकर बना रहे, डीआरडीओ 40% तक मिल सकता है ना। वही पॉइंट है, नॉट एक्सीड, कैन नॉट एक्सीड 40% टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। सारा कुछ डीआरडीओ ने कर दिया, प्राइवेट कंपनी ने क्या किया फिर, ठीक है ना। तो उनके लिए 40% तक वो कॉस्ट बियर करेंगे कि आप मिलके कोलैबोरेशन में है ना, दोनों मिलके बनाओ। तो यूजर क्या है, मिलिट्री रिक्वायरमेंट फ्रॉम एंड यूजर, फंड्स एंड हैंडहोल्ड्स डीआरडीओ के पास रहेगा। इंडस्ट्री पार्टनर डिजाइन एंड डेवलप प्रोटोटाइप्स ऑफ कोलैबोरेशन विद एकेडमिया और वर्किंग टुगेदर थ्रू सिनर्जी वी क्रिएट सॉल्यूशंस। दोनों मिलके हम लोग नए सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड टीडीएफ स्कीम की इनसाइट्स यही है इसके अंदर। तो फंडिंग 10 करोड़ रुपए तक की पर प्रोजेक्ट होगी, 2 साल तक का पीरियड मिलेगा उनको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए।
देन उसके बाद प्रमोटिंग सस्टेनेबल इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम अनवील्ड, इसको देख लेना बेटा। पर्पस क्या है? प्रमोट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड एग्री फॉरेस्ट्री इन इंडिया थ्रू वॉलंटरी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन। Supervised by Indian Forest and Wood Certification Council, act as multi-stakeholder advisory body। काम क्या करती है? Implementation agency, Indian Institute for Forest Risk Management, Bhopal, responsible for overall management of the scheme, and forest management certification aligned with the Indian Forest Management Standard, incorporating 8 criteria, 69 indicators, 254 verified with the National Working Plan Code 2023. It offers marketing incentive to the various entities such as State Forest Department, individual farmer, FPOs, comprising forest management certificate, tree outside the forest management। देखो बेटा मोटे तौर पर समझो क्या है ये। धीरे धीरे करके जैसे जैसे मॉडर्न इकोनॉमिक मैन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो उसको घर बनाना है। जैसे रिसेंट हुआ कि रिसेंट में जिन लोगों के पास एक घर है, पैसे आ जाने के बाद वो बड़ा घर बनाना चाहते हैं, जहां पर एक घर है, एक घर के बाहर। अब घर बनाएंगे तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, उसमें लकड़ी की भी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो अगर सारे जंगल काट डालेंगे तो इनकी लकड़ी की डिमांड पूरी नहीं होगी। तो उसके लिए एक सर्टिफिकेशन मिलेगा, और उस सर्टिफिकेट के थ्रू, जिनके पास सर्टिफिकेट होगा उसके थ्रू, प्लस उसके साथ साथ ही एग्रो फॉरेस्ट्री डेवलप करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब नए जंगल डेवलप किए जाएंगे और खास करके लकड़ियां रखी जाएंगी जो सिर्फ इसीलिए यूज होंगी, है ना। स्कीम का मेजर एस्पेक्ट यही है कि रिक्वायरमेंट तो खत्म नहीं होगी, तो ये ना हो कल को उसी को लेकर लोग परेशान हो जाएं, लकड़ी ना मिले। तो उसके लिए एक अरेंजमेंट रखेंगे, सिस्टम रखेंगे, क्योंकि नई पार्लियामेंट और वहां पे लकड़ी यूज हुई है ना, लकड़ी तो यूज होनी है, बट ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, कटे तो साथ साथ में उसके आ भी जाए और उसको कंपेंसेट कर दे। दिस इज द मेजर प्रोसेस। इसके लिए सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। तो in the recent development, Ministry of Environment, Forestry and Climate Change has introduced the Indian Forest and Wood Certification Scheme, a significant stride towards encouraging sustainable forest management and agroforestry practices in the country। बाकी की ऑक्यूपेशन की तरह एग्रोफॉरेस्ट्री को भी डेवलप करना है, एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री, ठीक। और एग्रोफॉरेस्ट्री का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, इसको डेवलप करने के पीछे बड़ी एडवांटेज ये है कि वो एरियाज जहां पर हम लोगों ने ड्राई लैंड फार्मिंग का सेक्शन किया था ज्योग्राफी के अंदर, ड्राई लैंड फार्मिंग होता है ना, ड्राई लैंड फार्मिंग एग्रीकल्चर नोट्स में, अपने हिस्ट्री ज्योग्राफी के नोट्स में एक बार बेटा तुम जब दोबारा जाके देखो, उसको रिकॉल करो, व्हाट इज ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। बताओ बेटा, आप लोग बताओ व्हाट इज ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या है? ड्राई लैंड एग्रीकल्चर अरे ड्राई लैंड एग्रीकल्चर थोड़े दिन पहले किया नहीं? वो एरियाज इंडिया में जहां पर मिलेट्स होते हैं, मोटा अनाज होता है, वहां सरसों होती है। जिन एरियाज में बारिश कम होती है, मराठवाड़ा का इलाका, विदर्भ का इलाका, तेलंगाना का इलाका, मध्य प्रदेश, राजस्थान के इलाके, जयपुर के आसपास के, जहां पर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होता है, जहां पे कॉटन प्रोड्यूस होती है, उन सब एरियाज में जहां पर फसल के ऊपर डिपेंडेंसी है, कॉटन के ऊपर डिपेंडेंसी, स्पेसिफिक फसल के ऊपर डिपेंडेंसी है, उन एरियाज में एग्रोफॉरेस्ट्री डेवलप की जाए। उसका बेनिफिट क्या होगा? उसके साथ साथ उनको अपनी फसल भी लगानी है, साथ साथ में पेड़ भी लगा लेंगे। 2-4-5 साल के अंदर पेड़ पूरे हो जाएंगे। पेड़ों की कई कैटेगरीज हैं जो छोटे मोटे कामों के लिए यूज हो रहे हैं, हल्के फुल्के काम के, जैसे हम लोगों ने ये यूज किया, दैट इज पाइन, जल्दी प्रोड्यूस होता है ना, उसी में पॉपुलर भी है, जो माचिस की तीलियों वगैरह में यूज होता है, और पॉपुलर के कई सारे प्रोडक्ट, और बहुत सारी जगहों पर जहां पर उनको बेच के पैसे कमाए जा सकते हैं एग्रीकल्चर के साथ साथ, जहां पर उस टाइप की जो फॉरेस्ट डेवलप होते हैं, दोज एरियाज, उनमें एरियाज में एग्रो फॉरेस्ट्री के एरियाज में फॉरेस्ट साथ साथ डेवलप किया जाएगा एग्रीकल्चर के साथ साथ, ठीक। तो एग्रो फॉरेस्ट्री डेवलप की जाए। तो एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस इन द कंट्री, क्यों? क्योंकि लकड़ी की रिक्वायरमेंट तो है ही कंट्री के अंदर, ठीक। Overview of Indian Forest and Wood Certification Scheme. The National Forest Certification Initiative is a voluntary third-party certification system designed to foster sustainable forest management and agroforestry. ठीक है, agroforestry plus sustainable forest management. तो एनवायरमेंट खत्म नहीं हो, पेड़ कटें तो पेड़ लग भी जाए, ठीक। और कंप्राइजिंग फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट के बाहर के ट्रीज की मैनेजमेंट, फॉरेस्ट के बाहर खेतों में जो उगाए जा रहे हैं, मेन फॉरेस्ट के बाहर, ठीक।
तो एग्रोफोरेस्ट्री कंप्राइजिंग फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट एंड चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट. द स्कीम एम्स टू इंसेंटिवाइज एंटिटीज that adhere to responsible forest management and agroforestry practices. So they will provide them certificate. तो key components क्या हैं इसके? The scheme involves various stakeholders including state forest department, individual farmer, farmer producer organization, engaged agroforestry and other wood based industries in the value chain. देखो बेटा, आप सभी लोग बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़ा समझना जरा. हर स्टेट के अपने अपने फॉरेस्ट लॉज हैं और फॉरेस्ट लॉज में सख्ती होती है कि आप जंगल नहीं काट सकते. और जैसे कुछ स्टेट्स हैं, जैसे हिमाचल के एरियाज में हैं, वो कुछ सालों के बाद, वो 5 साल 6 साल 7 साल इस तरह से वहां पर कटाई का सीजन आता है. तो 5 साल तक लकड़ी नहीं कटेगी. वहां पर जो लॉ कहता है 5 साल तक लकड़ी नहीं कटेगी, इसका मतलब वहां से लकड़ी कट के अब बाहर नहीं जा सकती. वहां पर भी लकड़ी नहीं, पेड़ नहीं कटेंगे. 5 साल तक के लिए कटान बंद है, मतलब अब लकड़ी नहीं कटेगी. अब इसका मतलब ये है कि घर तो वहां बनी रहे, रिक्वायरमेंट तो है ये लकड़ी की, तो कहां से पूरी होगी? एग्रोफोरेस्ट्री के थ्रू. तो दे विल गेट द सर्टिफिकेट कि हम बना सकते हैं, हम बेच सकते हैं, पेड़ लगाएंगे भी 5 साल के अंदर. हो सकता है कुछ पेड़ ऐसे तैयार हो जाएं, उनको काट के बेच भी सकते हैं, गवर्नमेंट ने बैन किया हो, बट वहां पर वो अलाउड है. ठीक, तो इसी के अंदर एग्रोफोरेस्ट्री एंड द वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑन द वैल्यू चेन. तो वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज है, कोई छोटे मोटे काम है. अब घर में जैसे लकड़ी का चकला बेचना है, उसका कोई सोल्यूशन थोड़ी है, लकड़ी का ही होना है, ठीक है ना. वो पत्थर का नहीं हो सकता, किसी और चीज का नहीं हो सकता. और ये जो न्यूज है हम लोगों ने यहाँ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया उसकी साइट से ये न्यूज ली है. इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम लॉन्च टू प्रमोट सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एग्रोफोरेस्ट्री. 11 दिसंबर की ये पोस्ट हुई है 6:04 PM पे, PIB इंडिया, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो. It encompasses a forest management certificate which follows the Indian forest management standard and newly introduced trees outside forest standards. तो पेड़ों की नई वैरायटी आई है, ठीक है, जिनकी लकड़ी यूज हो सकती है. उसके बाद फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड. द क्राइटेरिया कंसिस्ट ऑफ 8 key aspects, 69 indicators and 254 verifies seamlessly integrated to the National Working Plan Code 2023 launched earlier this year. कौन सा oversight क्या है? The implementation and oversight of the scheme fall under the purview of Indian Forest and Wood Certification Council, acting as multi-stakeholder advisory body represented by eminent institutions and entities such as the Indian Council of Forest Research and Education, Forest Survey of India, Quality Council of India, Indian Institute of Forest Management, Ministries of Agriculture, Farmer Welfare, Ministry of Commerce and Industry, State Forest Department. तो ये सब कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व है. Operating agency and accreditation. The Indian Institute of Forest Management, Bhopal, assumed the role of scheme's operating agency responsible for its overall management to maintain the integrity of the certification process. The National Accreditation Board of Certification Bodies under the Quality Control of India, which accredit certification bodies. These bodies will conduct independent audits to asset entities adherent to the standard prescribed under the scheme. The Indian Forest and Wood Certification Scheme stand as crucial initiative aligning environmental stewardship and responsible industry practices, marking a positive step towards sustainable development of forestry and wood sector. बस यही कि wood sector वहां पर requirement है और requirement कभी खत्म नहीं होने वाली, और उसको fulfill करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम स्टार्ट की है. नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया टेक्स सेंटर स्टेज होस्टिंग द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI समिट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये सब COP28 से जुड़ा हुआ है. और ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023 इनॉग्रेटेड बाय नरेंद्र मोदी. कहां पे? भारत मंडप, नई दिल्ली के अंदर, दिसंबर 12 to 14. आज कितनी है? 14 ही है ना आज, ना 12 से लेकर 14 तक है ये ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, GPAI. On December 13, 2023, India proudly hosts the 4th annual Global Partnership on AI (GAPI) Summit, a 3-day event held in Delhi, drawing attention to the nation's commitment to advancing artificial intelligence responsibly. अभी सभी कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही हैं, उसी में टाटा भी आता है, उसमें बाकी की कंपनियां भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही हैं. द ग्लोबल पार्टनरशिप और उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिजल्ट है कि आप इंटरनेट के ऊपर कुछ भी सर्च करते हैं,
तो आपकी वो सर्च को पकड़ लेते हैं, आपको बार बार वही प्रोडक्ट दिखाते हैं। दिस इज ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक। और अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चैट जीपीटी या फिर गूगल का क्या लॉन्च किया गूगल ने, अभी क्या नाम है उसका, कल परसों तो किया हम लोगों ने न्यूज में। बताओ बेटा, आप लोग बताओ जल्दी जल्दी। हाँ, आप लोग बताओ, गूगल ने कौन सा एआई रिसर्च टूल लॉन्च किया है रिसेंटली, कल परसों? हाँ, नहीं जेमिनी, हाँ वेरी गुड, जेमिनी। हाँ यस, बार बार करेंगे ना तो वो याद रहेगा, रोज रोज क्लास करने का ये एडवांटेज है, वो रिकॉल होती रहेंगी बार बार चीजें। तो उसके बाद द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ एआई कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव इन्वॉल्विंग मल्टीपल स्टेकहोल्डर्स एम्ड एट फॉस्टरिंग द रिस्पांसिबल डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ एआई ऑन द ग्लोबल स्केल। The primary objective include bridging the gap between AI theory and practice, supporting cutting-edge research and facilitating international collaboration and cooperation in the field. Bridging the gap, GPAI aims to narrow the divide between theoretical concept and practical applications in AI. कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया गवर्नमेंट का प्रोग्राम कौन सा, जहां पर गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है और बच्चों को 8वीं 9वीं क्लास के बच्चों को प्रमोट कर रही है, उसमें से छठ के आगे पहुंचेंगे। क्या नाम था उस प्रोग्राम का? UAVAI है ना, UAI। तो उसी के तहत अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहां पर इनिशिएटिव ले रही है। यहां पे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, द इनिशिएटिव स्ट्राइव्स टू प्रमोट ग्लोबल टीम वर्क ऑन AI रिलेटेड प्रायोरिटीज। Collaboration among the member countries help the share insight, best practices and collective address challenges in the AI landscape. बेटा अब आप लोग जो अपने हाथों से नोट्स बना रहे हो, ठीक है, उन नोट्स में इन दोनों न्यूज को इकट्ठा कर दो एक ही जगह के ऊपर, प्लस वो जेमिनी वाली न्यूज उसी के साथ लिख लो। तो इसका मतलब आपका एक टॉपिक, आप सबका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कल वाली न्यूज, युवा वाली न्यूज, युवा एआई वाली, और उसके साथ जेमिनी वाली न्यूज, और उसके साथ ये वाली न्यूज, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ एआई GPAI। चलो आगे चलते हैं। इसमें गाइडिंग पॉलिसी डेवलपमेंट, GPAI प्ले अ क्रूशियल रोल इन गाइडिंग द AI पॉलिसी डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड by advocating and adopting best practices. It contributes to create a framework that ensures the ethical and responsible use of AI technologies. Inception and membership क्या है? Launch date, GPAI was launched on June 2020 with India proudly being one of the founding member, underlying the nation's commitment to shaping the AI landscape responsibility. Member countries कौन सी है? Currently GPAI boasts 29 member countries including Argentina, Australia, Belgium, Brazil. इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर है, क्योंकि 29 और 29 बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? GPAI ऑपरेट्स थ्रू काउंसिल एंड स्टीयरिंग कमेटी विद सपोर्ट ऑफ सेक्रेटेरिएट होस्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD. Additionally, 2 centers of expertise located in Montreal and Paris contribute to the initiatives knowledge based. तो जो भी हम लोग कर रहे हैं, तो इन सब कंट्रीज के साथ मिलके जो भी रिसर्च हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, इनके साथ साथ हम लोग आपस में शेयरिंग भी है कि क्या क्या रिसर्च हो रही है। GPAI establishes 4 working groups dedicated to the specific theme: responsible AI, artificial intelligence, data governance, and future of work and innovation and commercialization. These groups channels effort toward addressing critical aspect of the AI development and application. As the summit unfold, it reinforced India's role in shaping the future of AI on the global stage, emphasizing responsible practices, ethical consideration, and collaborative efforts for harmony of AI ecosystem, artificial intelligence ecosystem. इसकी 2 न्यूज हैं यहाँ पे आज। यस, alarming trends in biodiversity, IUCN's update red list unveils concerns. The International Union for Conservation of Nature, IUCN, has recently released its update red list of threatened species,
shedding light on the precarious state of the global biodiversity. Here are the key findings. Extinction threat to the rise. Approximately 44,000 species now face the looming threat of extinction. खत्म होने जा रही हैं 44,000 species, marking an increase of 2,000 species from the previous year. This worrisome escalating underscore the urgency of conservation efforts worldwide. तो लास्ट ईयर से 2000 और बढ़ गई हैं. लास्ट ईयर 42,000 थी, अभी 44,000 हो गई. उसमें आता है सैगा एंटेलोप स्टेटस. द सैगा एंटेलोप, ये सैगा एंटेलोप है. खासियत क्या है, इसका चेहरा थोड़ा सा डिफरेंट होता है. जाके अब खुद से जाके देखना, इसका चेहरा थोड़ा सा अजीब सा होता है. ये इसकी थूथन सी होती है ना, कुछ कुछ जो इट इज लाइक पिग जैसा कुछ कुछ होता है, पर एग्जैक्टली नहीं है. बट उसका तो अलग सा है, इसका थोड़ा सा ऐसे मांस लटका सा होता है. ये एंटेलोप है. ये सींग है सर के ऊपर. मुझे लगा था पिक्चर क्लियर आएगी, बट उतनी क्लियर नहीं आई. जाके नेट के ऊपर सर्च कर लेना बेटा आप इसको, इसके जो चेहरा है इसको ठीक से देख लेना. So Saga antelope status. The Saga antelope, a species that has transferred to Earth since the last ice age, experiences a change in status for critically endangered to the near threatened. पहले critically endangered थी, अब near threatened है. This shift highlights both the challenges and successes in conservation initiative. तो critically endangered to near threatened, यहाँ हम लोगों ने लिस्ट दी हुई है. critically endangered और near threatened. ठीक है, इसको आगे चल के डिस्कस करते हैं हम लोग. तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, कुछ लीस्ट कंसर्न से आते आते एक्सटिंक्ट की कैटेगरीज में आते हैं, और जो थ्रेटन्ड है उसमें CR, EN और VW तो आती हैं. एंडेंजर्ड, वल्नरेबल एंड नियर थ्रेटन्ड. ठीक है, 3 कैटेगरीज. तो एंडेंजर्ड ज्यादा हाई रिस्क में है, वल्नरेबल फेसिंग द हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, उसके बाद नियर थ्रेटन्ड की कैटेगरी एंड क्लोज टू क्वालिफाई द लाइकली टू क्वालिफाई फॉर द थ्रेटन्ड कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर. तो पॉसिबिलिटी है कि ये थ्रेटन्ड कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर, नियर थ्रेटन्ड के अंदर, तो थ्रेटन्ड की कैटेगरी में आ जाएगा. इसके बाद तो केरलाज आगे आ गया बेटा. तो सैगा एंटेलोप, उसके बाद फ्रेश वाटर फिश वल्नरेबिलिटी. A groundbreaking global freshwater fish assessment revealed that 25% of freshwater fish are at risk of extinction, with 17% directly impacted by climate change. This emphasizes the critical importance of addressing threat to the aquatic ecosystem. थोड़े दिन पहले हम लोगों ने एक फिश डिस्कस की है, ठीक है, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में तो लीस्ट कंसर्न की लिस्ट में आती हैं. और रिसेंटली जो हम लोगों को रिसेंटली अभी फिलीपींस के किनारे पे मिली थी, क्या नाम था उस शिप का, उस फिश का, सॉरी, शार्क की कैटेगरी की फिश. मॉर्निंग की क्लास में भी डिस्कस हो रहा था. क्या नाम है उस शिप फिश का? बिग माउथ नहीं है. क्या नाम है उस फिश का? मेगा माउथ शार्क. वेरी गुड. अच्छा, आकाशदीप होगी. ठीक, मेगा माउथ शार्क. Freshwater fish vulnerable. The groundbreaking global freshwater fish assessment revealed that 25% of freshwater fish are at risk of extinction, with 17% directly impacted by climate change. This emphasizes the critical importance of addressing threats to aquatic ecosystem. Then उसके बाद आ जाओ. Kerala's subaltern fish species. 4 freshwater subaltern fish species from Kerala have been included in the red list. Endangered शाजीज कैटफिश. बेटा इनके नाम लिख लेना, ये क्वेश्चन प्रीलिम के अंदर बन सकता है, क्योंकि रिसेंटली ऐड हुई हैं. केरला की फिश है. कौन सी? शाजीज कैटफिश. अब्दुल कलाम ब्लाइंड केव कैटफिश, अब्दुल कलाम के नाम पे रखा है. पेंजियो भुजिया. वल्नरेबल है गोलम स्नेक हेड, vulnerable की कैटेगरी में, endangered and vulnerable. This recognition underscores the need of targeted conservation efforts to safeguard these unique species found in the underwater habitats.
तो अंडरस्टैंडिंग रेड लिस्ट, द रेड लिस्ट सर्व्स एज अ वाइटल इंडिकेटर फॉर द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी health. It furnishes comprehensive information about various aspects of species, including range, population size, habitat, threat and conservation actions. क्या क्या काम किया जा सकता है इसके लिए? Categories in decreasing order of risk include extinct and wild, critically endangered, endangered, vulnerable, near threatened, least concerned, and data deficient. So extinct, no reasonable doubt that the last individual has died. ये खत्म हो चुकी है, extinct हो चुकी है. Extinct in the wildlife, known only for survive in the captivities, cultivation और well outside the natural range. मतलब किसी खास एरिया के अंदर एक खास किस्म का जो क्रिएचर मिलता था और अब उस एरिया में वो नहीं मिलता, अब उसको कहीं पर किसी और जगह ले जाकर उसको प्रिजर्व किया है, किसी कैप्टिविटी के अंदर, ब्रीडिंग सेंटर के अंदर उसको डेवलप कर रहे हैं. ठीक है. क्रिटिकली इंडेंजर्ड, फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड. उसके बाद आता है एंडेंजर्ड, फेसिंग अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड. जंगल में रहेंगी तो खतरनाक रहेगा, तो खत्म हो जाने का डर है. वल्नरेबल के अंदर आता है फेसिंग अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, तो इसको भी जंगल में डर है. नियर थ्रेटेंड, क्लोज टू क्वालिफाई और लाइकली टू क्वालिफाई फॉर द थ्रेटेंड कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर. तो इसका मतलब उसकी कंडीशन जो है, जो सेगा एंटेलोप है, उसकी कंडीशन कंपैरेटिवली बेटर हुई है, नंबर बढ़ा है. लीस्ट कंसर्न्ड, पॉपुलेशन स्टेबल इनफ दैट इज अनलाइकली टू फेस एक्सटिंक्शन इन द नियर फ्यूचर. Data deficient, not enough information on abundance of distribution of estimate its risk is its risk of extinction. तो अभी कोई खास डाटा मिला नहीं है कि एक्सटिंक्शन की कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा. तो these are the categories. Criteria used for assessment involve population size, reduction, restriction, geographical range, small and declining population, and quantitative analysis of extinction risk. अब आप लोगों को क्या करना है बेटा, इस पूरे के नोट्स बना लेना. इसको पूरे के नोट्स बना के अब इसको सेव कर लो ना अपनी कॉपी के अंदर, और एनवायरमेंट वाले सेक्शन के अंदर इसको नोट्स कर लो. अरे है तो सही उसके अंदर, आपके उसमें ऐप में भी होगा, वहां से नोट डाउन कर लेना, डाउनलोड हो जाएगा वहां पे, तो वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लेना. डाउनलोड करके बेशक रख लो, या इसके बेटर है डाउनलोड करके रखने से इतने सारे एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो छांटना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए. क्या करो, इसको जाके इसके हाथ से नोट्स बना लो, इसको अलग से देख लो रेड लिस्ट के अंदर क्या क्या आता है, रेड लिस्ट कैटेगरी कौन कौन सी कैटेगरी है, आपके काम आएगा. क्योंकि आगे चल के हम लोग इकोलॉजी एनवायरनमेंट में भी इसको करने वाले हैं ना, मॉर्निंग की क्लास के अंदर. इवनिंग वाले तो कर चुके हैं इसको. अबाउट द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, founded in 1948. IUCN is a member union comprising government and civil society organizations. It operates independently and is not an organ of United Nations. United Nations का पार्ट नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली काम करती है और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस इसके अंदर जुड़ी हुई हैं. IUCN mission revolves around providing knowledge and tools to public, private and non-government organizations. This resource aims to enable human progress, economic development and conservation in nature. The release of updated red list reserves as call to action, urging global collaboration and concrete effort to mitigate the escalating threats to the biodiversity. तो IUCN का यही काम है. इन्फॉर्मेशन दे दिया, ये बिल्डिंग बनी हुई है उनकी. Supreme Court stresses nexus in state emergency declaration. ये सुप्रीम कोर्ट और ये राष्ट्रपति भवन. ठीक, अब न्यूज क्या है? हाँ ठीक है बेटा. Supreme Court stresses nexus in state emergency declaration. In a recent pronouncement, the Supreme Court underscored the importance of reasonable nexus between declaration of state emergency and subsequent action of president, drawing from the precedent set in S.R. Bomai case in Supreme Court while hearing the revocation of Article 370. अब आप में से देखो कितने लोगों को याद रहता है एसआर बोमई केस में जजमेंट क्या थी. व्हाट इज एसआर बोमई केस? बताओ बेटा, आप लोग ऑनलाइन बोलो. एसआर बोमई केस में क्या हुआ था? एसआर बोमई का बेटा कर्नाटका में पिछली बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर था. एसआर बोमई केस हमने डिस्कस किया हुआ पॉलिटी के अंदर. अब आप लोग बार बार पढ़ते रहो, कोई सब्जेक्ट मिस ना करो, तो यही मिस करोगे तो यही होगा. फिर एक सब्जेक्ट जिसको पढ़ रहे हो उसको उसी को फोकस कर रहे हो, बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं देख रहे.
issues discuss center state relations. वेरी गुड. प्रेसिडेंट एक्शंस कैन बी रिव्यूड. एब्सोल्यूट पावर नहीं है प्रेसिडेंट को किसी भी एक्शन के लिए अपने. वेरी गुड हरनूर. Judicial scrutiny of president's action. While acknowledging the judicial scrutiny of president's action during the state emergency, Supreme Court cautioned against the blanket review of every decision. It emphasized that court should assess the reasonableness of the nexus between the declaration of emergency and action taken. President के पास absolute power नहीं है. He is answerable to judiciary. The Supreme Court acknowledged that many actions taken by President for the interim government for the state can be reversed by state government upon its return to power. Additionally, legislation enacted by Parliament on behalf of the state legislature can be repealed by the state legislature once the emergency ceases to operate. Emergency खत्म हो जाए उस केस के अंदर जो भी डिसीजंस होंगे वो रिपील किए जा सकते हैं. स्टेट लेजिस्लेचर उन डिसीजंस को रिपील कर सकता है, हटा सकता है, रिमूव कर सकता है. तो प्रेसिडेंट के एक्शंस की जुडिशियल स्क्रूटनी हो सकती है. ठीक है, एब्सोल्यूट पावर नहीं है उसको. उसी केस में हम लोग, अब आप लोग इस केस को, जो गवर्नर से रिलेटेड जितनी जजमेंट आई है रिसेंट ईयर्स में, उसके साथ इस केस को जोड़ के अपने नोट्स में लिखना. ठीक है, एसआर बोमई केस की जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या कहा है. स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 प्रोवाइड्स प्रेसिडेंट विद द पावर टू इंटरवीन इन द when convinced that state government cannot function according to the constitution. President can take over function of state government or power the government and other state authorities excluding legislation. कल कर चुके हैं हम, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. The power of state legislation can be exercised by parliament and necessary provision of the objective of the proclamation can be made. Invocation of power, the power under article 356 are not automatically invoked. The president must stipulate the scope of power exercised by the union when issuing the proclamation. SR Bomei versus Union of India case 1994. Supreme Court landmark SR Bomei case established that the president's proclamation under article 356 is subject to judicial review. ठीक है, and what is judicial review? What judges says? ठीक है ना, जज जो कह देंगे वही जुडिशियल रिव्यू की जजमेंट है. जुडिशियल रिव्यू ऑन ग्राउंड्स ऑफ इलीगैलिटी, मैलाफाइड, एक्सटेंशियस कंसिडरेशन, अब्यूज ऑफ पावर और फ्रॉड. अगर उसने मिसयूज किया है पावर का तो प्रेसिडेंट के किसी भी ऑर्डर को रिजेक्ट करने की अथॉरिटी है कोर्ट के पास. The verdict mandated parliament approval for imposing president's rule is not approved within 2 months of the dismissed government would automatically stand revived. तो उसके अंदर प्रेसिडेंट ने अगर डिक्लेरेशन किया है कि ये जो एक्शन लिया जाएगा 2 महीने के अंदर अंदर, अगर पार्लियामेंट उसको पास नहीं करती तो फिर रिवर्स हो जाएगा. पार्लियामेंट वहां पर स्टेट लेजिस्लेचर फिर दोबारा से आ जाएगा, प्रेसिडेंट रूल हटा दिया जाएगा. मतलब in essence, to the Supreme Court recent observation reaffirmed the delicate balance between the powers of president during the state emergency and need of judicious oversight to ensure legality, fairness and responsible connection to declare emergency. चलो, ये भी IUCN रेड डाटा लिस्ट के अंदर आया है, रेड लिस्ट के अंदर IUCN की. और ये जो न्यूज है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, उसमें से आई है. ये वोटर है, ये ऊद बिलाव कहते हैं इसको, ओटर. स्मूथ कोटेड ऑटर, अ फैसिनेटिंग स्पीशीज. साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो भी है इसकी, स्पीशीज स्मूथ कोटेड ऑटर और जीनस, उसके बाद साइंटिफिक नेम. डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? स्मूथ कोटेड ओटर्स आर सोल एक्सटेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जीनस Lutrogale. They are predominantly found in southern Asia, ranging from India eastward, as isolated population also exists in the marshes of Iraq. Habitat क्या है? Smooth coated otters thrive in diverse environmental including lowlands, coastal mangrove forest, peat swamp, forest, freshwater, wetland, large forested rivers, lakes and rice paddies.
Some individual construct permanent burrows near water and underwater entrance and tunnels leading to chambers above the high water line. Despite being adapted for water, they are equally adept to land and can cover substantial distances in search of suitable habitats. तो जैसे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेट से ट्रॉपिकल की तरफ आएंगे, वैसे वैसे हमारे पास फ्लोरा और फौना की वैरायटीज कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेंगी, और जैसे जैसे हम टेम्परेट की तरफ जाएंगे वहां पर यूनिफॉर्मिटी मिलेगी, एक ही टाइप का वहां पे वेजिटेशन होगा, एक ही टाइप के वहां पर हमें जो लाइव है, जो एनिमल है या फ्लोरा और फौना एक ही टाइप का मिलेगा. The physical features, they are largest otters in the Southeast Asia, weighing 7 to 11 kilos at adults, reaching length of up to 1.3 meter. The fur of smooth-coated otter is distinctive, being smoother and shorter than that of other otter species. Fur color ranges from light to dark brown dorsally and light brown to almost gray ventrally. They possess short, tightly packed underfur and longer water-repellent guard hairs. Exceptional swimmers, smooth-coated otters often hunt in groups, displaying a V formation while fishing upstream. तो कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? IUCN रेड लिस्ट कैटेगराइज smooth-coated otters as vulnerable, signaling the need of conservation efforts to safeguard their population. कंवल टाइगर रिजर्व बायोडाइवर्सिटी हेवन है वहां पर. लोकेशन सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ तेलंगाना, flanked by Godavari River on one side of Maharashtra border and other part of the Deccan Peninsula, Central Highlands, river and connected, forming the catchment of Gondwana and Kadam rivers, which flow southward, connects with the Toda Andheri Tiger Reserve, Maharashtra, north of Indravati Tiger Reserve, Chhattisgarh. Vegetation encompasses diverse habitat, including dense forest, grassland, open areas, and bodies south. Flora. इन्हीं की कंजर्वेशन के लिए चल रहा है ये वाला प्रोजेक्ट. ठीक है. नोटेबल प्लांट स्पीशीज, टीक, बैम्बू, देख लेना बेटा इसको जाके, कुछ खास नहीं है इसके अंदर कराने वाला. ठीक है. वुल्फ जैकल इस एरिया के अंदर मिलती हैं, बस यही है, इसको देख लेना एक बार जाके. कॉमन टाइगर रिजर्व बायोडाइवर्सिटी हेवन है, इसी से रिलेटेड है, ओटर से रिलेटेड है, यहाँ पर ये होते हैं. बस आज की न्यूज इतनी है. तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया है कि एनवायरमेंट इकोलॉजी यूपीएससी का डार्लिंग चाइल्ड है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं. वो सैगर एंटेलोप की कंडीशन कंपैटिबली इंप्रूव हुई, अच्छा हो गया. और रेड लिस्ट जो लिस्ट है उस लिस्ट के बारे में देख जाना एक बार अच्छे से. और बस इतना ही है. और यहाँ पर जो होगा बेटा इसको नोट कर लेना. इंडियन फॉरेस्ट वुड सर्टिफिकेशन स्कीम क्या है, ये आप ही लोगों के लिए बनाया है. ये इसको अलग से फोटो खींच के रख लेना इसकी. और ये वाली न्यूज टीडीएफ अच्छी न्यूज है, मेंस के काम आएगी बेटा. ये टीडीएफ वाली न्यूज, ये वाली न्यूज तो हमेशा काम आ रही है. ये वाली जहां जहां गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, और ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव हमारे सोशियोलॉजी जो हमारा जो सेक्शन जो मॉर्निंग में कर रहे हैं उसमें भी काम आएगा, और गवर्नेंस में भी काम आएगा. पेपर 2 में तो ये जो बाकी एनवायरमेंट का कर रहे हैं पेपर 1 के अंदर, पेपर 1 और पेपर 3 के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. और ये जो है पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट जो है मेंस के लिए. हाँ, ये प्री मेंस दोनों के लिए काम आएगा. ये प्री का है. स्मूथ कोटेड ऑटर. बस इतना ही आज की न्यूज. कल करते हैं, कल मिलते हैं, कल इसको फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग. ओके बेटा, थैंक यू.